नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सॉर्टिंग के अंदर हमने बबल सॉर्ट का एग्जांपल लिया है। बबल सॉर्ट को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन और इंसर्शन और काउंटिंग सॉर्ट के लिए आप खुद से बैठकर एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। बबल सॉर्ट की अगर बात करें तो बबल सॉर्ट में हम दो केसेस लेंगे। पहला है मेरा वर्स्ट केस, दूसरा है मेरा बेस्ट केस। किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक के लिए वर्स्ट केस क्या होता है, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मेरे लिए सबसे बुरी बात क्या होगी, बुरा सबसे ये होगा कि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स अरेंज्ड है। यानी अगर मेरे पास कोई एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5, 4, 3, 2 एंड 1, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है तो इसको मुझे किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको मुझे 1, 2, 3, 4 एंड 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ मुझे मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है, एक भी एलिमेंट सही पोजीशन पर नहीं है और बिल्कुल उल्टा है, तो सबसे ज़्यादा स्वॉप्स होंगे यहाँ पर। बबल सॉर्ट में अगर हम याद हो, बबल सॉर्ट का कोड कुछ ऐसा होता था, बाहर मेरा लूप रन करता था i इज इक्वल टू 0 से, इस टर्न को मैं i भी कह सकती हूँ, i लेस देन n-1, j इज लेस देन n-1 i के बराबर, और हर बार हो जाता जो j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम स्वॉपिंग करते थे। तो देख पा रहे हैं स्वॉपिंग में ये एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, तो तीन ऑपरेशन जितना काम यहाँ पर ऑन एन एवरेज परफॉर्म हो रहा है। तो ये मेरा कांस्टेंट काम है k के बराबर। अब मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो सबसे पहले वर्स्ट केस की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपने केस 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ लिख दूंगी केस 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस के अंदर अगर मुझे मेरा बिल्कुल ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिला हुआ है तो मैं क्या करूंगी, रिवर्स सॉर्टेड एरे के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार मेरा जो i है वो n-1 तक जाएगा बाहर वाला लूप, और हर टर्न के लिए मेरा अंदर वाला लूप कितना काम परफॉर्म करेगा, बाहर वाला लूप तो पता ही है मुझे n टाइम्स काम करेगा। यानी पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ये टर्न की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। तो आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, आउटर लूप मेरा n टाइम्स रन करेगा। अब मैं इनर लूप को देख लूंगी, हर एक टर्न के लिए, आउटर लूप की हर एक टर्न के लिए, यानी i चाहे 0 हो, i चाहे 1 हो, i चाहे 2 हो, इनर लूप कितनी बार रन करेगा। इनर लूप के अंदर काम देख लेते हैं। इनर लूप की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 i के बराबर होती है, और हर बार क्या हो रहा है, हर बार अंदर मेरा कांस्टेंट काम यानी k काम हो रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार मेरा जो लूप है i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, j इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। i इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा अंदर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर n-2 तक। i इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा j जाएगा 0 से लेकर n-3 तक। i इज इक्वल टू 3 के लिए मेरा j जाएगा 0 से लेकर n-4 तक। सिमिलरली i इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे j की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर n-5 तक, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो वर्स्ट केस में, मतलब सबसे लार्जेस्ट केस में, मेरा j कितनी बार रन किया, मेरे j की वैल्यू गई 0 से लेकर n-1, यानी ये लूप इनर वाला n टाइम्स रन किया, उसके बाद n-1 टाइम्स रन करेगा, उसके बाद n-2 टाइम्स रन करेगा, उसके बाद n-3 टाइम्स रन करेगा। तो बाहर वाला लूप तो n टाइम्स रन कर रहा है, और बाहर वाला लूप जब तक रन करेगा अंदर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, पहले n टाइम्स क्या करेगा, इनर लूप की बात कर रही हूँ। इनर लूप पहली बारी में i इज इक्वल टू 0 के लिए n टाइम्स रन करेगा, k काम परफॉर्म करेगा, फिर n-1 रन करेगा, k काम परफॉर्म करेगा, n-2 रन करेगा, k काम परफॉर्म करेगा, n-3 रन करेगा, k काम परफॉर्म होगा। इस तरीके से क्या होगा, मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी k मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इन सब का सम ले लूँ ये एक AP बन जाएगा। तो दिस विल बी n प्लस n-1 प्लस n-2 टिल माई 1, या फिर 0 आ रहा होगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा k ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा बिग ऑफ n स्क्वायर मेरे बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको निकालने का एक दूसरा सा थोड़ा सा इससे ईजियर अप्रोच ये रहता कि मैं क्या देखती, मैं ये देख लेती आउटर लूप कितनी बार रन कर रहा है n टाइम्स, फिर मैं देख लेती इनर लूप कितनी बार रन कर रहा है। इनर लूप मुझे पता है मेरे वर्स्ट केस में n टाइम्स ही रन करेगा, तो आउटर लूप n बार रन करेगा, और एक रन के लिए इनर लूप n टाइम्स रन करेगा। एक बार अगर आउटर लूप रन करता है तो इनर लूप n बार चलेगा, 2 बार करता है तो इनर लूप 2n बार चलेगा, 3 बार करता है तो इनर लूप 3n टाइम्स चलेगा, 4 बार चलता है तो इनर लूप 4n टाइम्स चलेगा। ये n टाइम्स रन करके कितना काम करता है, n के टाइम्स 2n बार, 2n के टाइम्स 3 बार, 3n के टाइम्स 4 बार, 4n के टाइम्स। मैं क्या कह सकती हूँ, n टाइम्स रन करेगा तो इनर लूप कितनी बार, n इंटू n टाइम्स रन करेगा, काम कितना देगा, n स्क्वायर बाय k देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर k,
तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं तो दिस विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर। तो दोनों में से दोनों ही अप्रोचेस ठीक होती। ये वाली अप्रोच जो है एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड करेगी। जब आप 10 सवाल सॉल्व करेंगे लूप्स के तो ये वाली अप्रोच बिल्ड होनी ऑटोमेटिकली दिमाग में शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमें लूप्स के लिए बिल्कुल एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद देखते ही पता चल जाएगा कि लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें हल्का सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, पर प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आप मास्टर बन जाएंगे। और इंटरव्यूज़ के अंदर वो जितनी आपको स्ट्रेंथ देगा, जितना आपको कॉन्फिडेंस देगा, उतना ज़्यादा कुछ और नहीं दे सकता। जितना हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम अगले वाले आने वाले सवालों को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब ये तो बात कर ली मैंने यहाँ पे वर्स्ट केस की। अगर मैं बेस्ट केस की बात करूँ तो बेस्ट केस में क्या होगा? तो बेस्ट केस में भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर ही आएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर मैं ऑलरेडी सॉर्टेड एरे ले लूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो सॉर्टेड एरे के लिए भी मैंने यहाँ कोई कंडीशन तो लगाई ही नहीं हुई सॉर्टेड की। लेट्स सपोज मैं i इज इक्वल टू 0 पर हूँ। i इज इक्वल टू 0 के लिए यानी इस 1 के लिए मैं जाऊँगी j इज इक्वल टू 0 पर। तो मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ फिर कंपेयर करूंगी। यहाँ पे मेरा कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी इन दोनों वैल्यूज़ को। और ये यहाँ पर वैल्यूज़ को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला एरे ऑफ j इज़ नॉट ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1। तो ये हमारा कंपैरिजन, मेरी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये k काम नहीं होगा, पर ये बाहर वाले ऑपरेशंस तो हो गए ना। बाहर वाला फॉर लूप, ये वाला ऑपरेशन भी हुआ टर्न पे, और ये j भी बड़ा होगा, मतलब j पर भी ऑपरेशन होंगे। बस k काम ही तो था जो स्किप हो गया। तो अगर मेरा एरे सॉर्टेड भी होता है, कंप्लीटली सॉर्टेड, विच इज़ माय बेस्ट केस, तब भी ये वाला जो कोड है ना बबल सॉर्ट का, ये मुझे बिग ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड भी है तब भी मेरे ये वाले ऑपरेशंस तो परफॉर्म होते ही होते हैं। अगर मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, कोई काम नहीं होगा। फिर दोबारा बढ़ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करेगा, स्वॉप होगा ही नहीं। फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, इसमें भी स्वॉप नहीं होगा। पर कंपेयर करते करते जे की वैल्यू तो बढ़कर लास्ट तक जा रही है ना, और आई की वैल्यू भी बढ़कर लास्ट तक जा रही है। मेरे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं पता कर लूँ कि अगर ये वैल्यूज बढ़ नहीं रही तो मैं रोक दूँ इस लूप को कि मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो उस केस के लिए मुझे एक ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट को लिखना पड़ता है। ये आपको याद हो तो बबल सॉर्ट को जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि इस स्वॉपिंग को ट्रैक करने के लिए मैं एक बूलियन वेरिएबल बना सकती हूँ स्वॉप, जिसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ स्वॉप की वैल्यू को एज फॉल्स, और जैसे ही स्वॉप हो जाए इसको ट्रू बना दूँ। और यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि क्या मेरे स्वॉप की वैल्यू ट्रू हुई है। अगर स्वॉप की वैल्यू ट्रू होती है तो मतलब मैंने स्वॉपिंग करी है, मतलब मेरे एरे के अंदर आगे पीछे कुछ चीज़ें होनी है, मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है। तो उस केस में तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं ब्रेक कर जाऊँ। ये सारा मैंने ऑलरेडी बबल सॉर्ट वाले लेक्चर के अंदर समझाया था, और मैंने इसको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया था कि आपको ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो उस ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट में बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती, पर अगर हमने एक नॉर्मल बबल सॉर्ट लिखा है तो नॉर्मल बबल सॉर्ट के लिए मैं समराइज कर सकती हूँ कि जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर, एंड जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑल्सो बिग ऑफ n स्क्वायर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एडवांटेज कब आएगी? जब हम ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट को यूज़ करेंगे। अब मेरे जो ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट होता है, अगर आपने होमवर्क प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं किया था तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको मैंने मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का नाम दिया है। यहाँ पे क्या किया मैंने, बूलियन वेरिएबल बना लिया स्वॉप्ड, इसको इनिशियलाइज किया है मैंने फॉल्स के साथ। उसके बाद क्या किया, जैसे ही मैं अपनी कंडीशन चेक करती हूँ, स्वॉपिंग करती हूँ, वैसे इसको ट्रू कर दूंगी। मतलब इस लूप के अंदर अगर एक भी स्वॉपिंग हो गई तो मतलब मेरे एरे को स्वॉपिंग की ज़रूरत है, उसको सॉर्टेड होने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो सॉर्टेड नहीं है। और अगर ये कभी ट्रू हुआ ही नहीं, मतलब एक मैंने कंपैरिजन का पूरा लाइन मार दिया, अपने पूरे के पूरे एरे के ऊपर कंपेयर करके देख लिया सारे एलिमेंट्स को, पर कोई भी ऐसा नहीं था जो आगे पीछे, सब सही जगह पर थे, तो उसमें स्वॉपिंग फॉल्स रहेगा और यहाँ से मैं कर जाऊंगी ब्रेक, तो मेरे आई की वैल्यू और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये जो मेरा मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है, इसमें वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो बिग ऑफ n स्क्वायर आती है, लेकिन मेरे बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर ही आती है। बिग ऑफ n के बराबर कैसे आएगी मैं देख लेती हूँ। मैं एक छोटा एरे बनाती हूँ 3 साइज का। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर i की वैल्यू सबसे पहले होगी 0, इस टर्न को मैं i लिख रही हूँ और j तो j ही है। i की वैल्यू जब 0 है तो मैं क्या करूँगी, मेरा एक स्वॉप्ड वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है फॉल्स के साथ इस लाइन के अंदर। अब मैं j को शुरू कर दूंगी।
j की वैल्यू सबसे पहले है 0 के बराबर, तो j इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा इंडेक्स कहाँ पर है, मेरा इंडेक्स यहाँ पर है। 0 और j प्लस 1 यानी 1 की वैल्यू कंपेयर होगी, मतलब मैं इस 1 को 2 के साथ कंपेयर करूंगी। ये 1 2 के साथ कंपेयर होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कंडीशन कहती है कि क्या एरे ऑफ j की वैल्यू एरे ऑफ j प्लस 1 से बड़ी है, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो गई तो मतलब ये सारी लाइनें रन नहीं करेंगी, तो मैं यहाँ से आकर वापस कर दूंगी j प्लस प्लस, j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1 के बराबर, j की वैल्यू 1 होगी तो मैं यहाँ आ गई। अब कंपैरिजन क्या होगा, अब कंपैरिजन यहाँ से यहाँ का होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये वाली कंडीशन फिर से रन नहीं करेगी। मैं यहाँ से बढ़ाकर j को कर दूंगी प्लस प्लस, j प्लस प्लस होकर क्या हुआ, j प्लस प्लस होकर 2 हो गया। जैसे ही j प्लस प्लस 2 हुआ, मेरे एरे की लेंथ क्या थी, n इज इक्वल टू 3 के बराबर थी। और मेरा j कब तक रन करेगा, मेरे j को रन करना था फ्रॉम j इज इक्वल टू 0 टू n माइनस i माइनस 1, यानी j को 0 से लेकर n माइनस 1 यानी 2 तक ही जाना था, और वो 0 से लेकर 2 तक आ गया है। तो अब मैं निकल जाऊंगी लूप से बाहर, क्योंकि 3 को तो कंपेयर करने के लिए उसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं, तो मैंने सबको सबके साथ कंपेयर कर लिया। तो जैसे ही मैं इस लूप से बाहर निकलूंगी, मैं क्या चेक करूंगी, क्या स्वॉप्ड इज इक्वल टू फॉल्स है। स्वॉप तो मेरा फॉल्स ही है। स्वॉप्ड इज इक्वल टू फॉल्स को बेसिकली चेक करने का मतलब है कि क्या एक भी स्वॉपिंग हुई। अगर बबल सॉर्ट की ज़रूरत थी तो क्या एक भी स्वॉपिंग हुई। इस केस में तो बबल सॉर्ट की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो स्वॉपिंग एक भी हुई नहीं, तो स्वॉप्ड वेरिएबल मेरा फॉल्स है। अगर स्वॉप्ड वेरिएबल फॉल्स है तो मैं कर जाऊंगी ब्रेक। ब्रेक मतलब मैं बाहर आ जाऊंगी। मेरा आई ना 1 बनेगा, मेरा आई ना 2 बनेगा। अगर बड़ा एरे होता मेरा आई ना 3 बनता, ना 4 बनता, ना 5 बनता। एक ही टर्न में मैंने पता कर लिया कि मुझे कंप्लीटली सॉर्टेड एरे मिला है क्या, मतलब मेरे पास बेस्ट केस है क्या। और जैसे ही बेस्ट केस हिट कर गया, उस केस में क्या हुआ, उस केस में मेरा ये जो लूप है ये बिग ऑफ n टाइम्स चला, यानी सिर्फ n टाइम्स मेरा लूप चलेगा अगर मैंने ऑप्टिमाइज्ड या मॉडिफाइड बबल सॉर्ट लिखा है तो हमेशा जब भी बबल सॉर्ट हमें लिखना है, हमेशा मॉडिफाइड बबल सॉर्ट लिखना है। हाँ, वर्स्ट केस में तो उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, लेकिन बेस्ट केस में या किसी और हल्के से एवरेज केस में टाइम हल्का सा कम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही रहेगी। बेस्ट केस अगर हमें मिल गया तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर आएगी।